तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का जो हमारा चैप्टर है हम पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट। तो मनी एंड क्रेडिट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशन। देखो मनी क्या होता है। मनी होता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कोई भी चीज़ आज आपको मार्केट में खरीदनी है ना, तो बस आपके पास जेब में पैसा हो आप वो चीज़ खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको न्यूली लॉन्च एप्पल फ़ोन खरीदना है तो आप पैसे दो, जो भी उसकी रेट है 1 लाख 1.5 लाख जो भी है, और वो फ़ोन ले लो आप। तो आपने वो जो फ़ोन लिया है वो कैसे मिला आपको? आपने उसको पैसे दिए और उसने आपको फ़ोन दे दिया। तो इसे बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी की वजह से वो चीज़ें एक्सचेंज हुई हैं, ठीक है। तो आप पहले क्या बोलोगे मनी में कि मनी जो होता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम में आता है। और सेकंड क्या लिख के आओगे कि ये किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। तो अभी आपने 1.25 लाख रुपए फ़ोन के लिए जो दिए हैं तो वो उसकी वैल्यू शो करता है, ठीक है। सेकंड, अगर आप कोई कार खरीदते हो और कार के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट पे करते हो 20 लाख 25 लाख, तो वो उसकी वैल्यू बताता है। तो मनी के दो फंक्शन क्या है? फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और सेकंड वो मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज की जो वैल्यू क्या है, कितनी है, उसको मेजर करता है। अब आते हैं, अब आपको पता है कि जो मनी है उसकी अपडेटेड फॉर्म अवेलेबल है आज। तो पहले किस टाइम क्या होती थी मनी और आज क्या है? तो एंशिएंट टाइम में जो मनी होती थी ना, हम उसको डिफरेंट चीज़ों से उसको जनरली हम मेजर करते थे। फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में कैटल्स होते थे, उसके थ्रू हम मनी को मेजर करते थे। ग्रेन्स होते थे, कॉइन्स होते थे सिल्वर के, गोल्ड के। तो पहले क्या कोई ऐसी फॉर्म नहीं थी कि जैसे मान लो आज के टाइम पे हम देखते हैं जो अपडेटेड है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आपको कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर आरबीआई की एक मोहर लगी होती है। उसके करेंसी नोट्स मिलेंगे 20 रुपए के, 50 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के, ठीक है, 2000 के। ये सब करेंसी की फॉर्म है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो आप बैंक में पैसे जमा कराते हो सेविंग अकाउंट में, तो वो आपका जो डिमांड डिपॉजिट होता है, आपको चेक मिलता है, तो चेक भी करेंसी की फॉर्म है। इसके अलावा प्लास्टिक मनी अवेलेबल है आजकल। आप जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हो वो भी एक मनी की फॉर्म है। और इसके अलावा आजकल तो वर्चुअल करेंसी भी चल रही है, ठीक है, जैसे बिटकॉइन वगैरह है, तो वो भी एक मनी की फॉर्म है। और इसके अलावा जो यूपीआई पेमेंट करते हो फोन पे वगैरह, ये सब भी डिजिटल मोड है पेमेंट के। तो ये बहुत सारे आज के टाइम पे मनी की फॉर्म्स अवेलेबल है। और पुराने टाइम पे आप क्या लिखोगे? तो ग्रेन्स हो गए, ठीक है, व्हीट वगैरह, राइस वगैरह हो गए, कैटल्स हो गए, उसमें कैमल हो गए, गोट हो गए, काउ बफेलो हो गए, और इसके अलावा कॉइन्स हो गए सिल्वर्स के। तो पहले ये चीजें हम यूज करते थे मनी के लिए। और लेकिन आज हम क्या यूज करते हैं? आज हम ये मॉडर्न फॉर्म है करेंसी की, वो यूज करते हैं। उसमें ज्यादातर तो हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट आज के टाइम पे ज्यादा चलता है। और करेंसी के नोट्स तो आपको पता ही है कि वो नॉर्मल जो लाइफ होती है सब लोग उनको यूज करते हैं, पेपर नोट वगैरह। अब हमारी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम तो आपने पढ़ाई होगा, बहुत सिंपल है कि हम चीजों के बदले में चीजें एक्सचेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम में क्या होता है? आपकी नीड और उसकी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जो आपके बुक में दे रखा है कि मेरे को व्हीट बेचने का है और मुझे राइस चाहिए, और दूसरे पर्सन को व्हीट खरीदना है, राइस बेचना है, तो हम दोनों की नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक की हो रही है तो वो सिंगल कोइंसिडेंस है, लेकिन यहाँ पे दोनों का मिलना चाहिए। उसकी नीड मैं सेटिस्फाई करूं और मेरी नीड वो सेटिस्फाई करे। इसको बोलते हैं म्यूचुअल नीड्स। जब म्यूचुअल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है तब उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन ये वाला जो सिस्टम था ना, ये पुराने जमाने में चलता था। ये तब चलता था जब मनी नहीं होती थी। तो उस टाइम पे ना कुछ प्रॉब्लम्स थी इस सिस्टम के साथ। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बार्टर सिस्टम में या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में लिमिटेशन क्या थी, कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे। फॉर एग्जांपल देखो क्या है कि जो आपको चाहिए वो दूसरा पर्सन दे और आप जो बेच रहे हो वो दूसरा पर्सन खरीदे, ये बहुत टफ था। तो आप बोल सकते हो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। एक तो ये, इसमें ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा नहीं होते थे। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं था। और थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी एक बर्डन सही था कि आप दिन भर घूमते थे, आपका प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा है, जो खरीद रहा है वो दूसरा जो आपको चाहिए वो दे नहीं पा रहा है। तो इस चक्कर में बार्टर सिस्टम की बहुत लिमिटेशन है ये। इसीलिए क्या हुआ, जो आज के टाइम पे जो मॉडर्न जो करेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तभी तो उसकी वजह से आज बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। तो आज आपको ये बार्टर सिस्टम की जरूरत नहीं है। आज आप पैसे दो, कोई भी चीज खरीद लो। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम थी ना, उसको फिनिश कर दिया। किसने कर दिया? मनी ने कर दिया। तो आप इस तरह से इसको आंसर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बैंक की। बैंक से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन है और मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में सुनाऊंगा, मतलब समझाऊंगा कि सारे आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले बैंक विजिट करो। तो बैंक विजिट करोगे तो आपका तो वहां पे खाता खुला नहीं है, अभी अकाउंट नहीं खुला हुआ। तो वो आपसे बोलेंगे भैया आपको अकाउंट खुलवाना है, तो आप बोलोगे हाँ मेरे को अकाउंट खुलवाना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक करंट अकाउंट का, एक सेविंग अकाउंट का। तो करंट अकाउंट तो बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको डेली ट्रांजेक्शन करनी है, डेली बैंक जाना है, पैसे निकलवाने हैं, पैसे डिपॉजिट कराने हैं। तो ये लोग जनरली वो होते हैं जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उनके लिए काम का होता है। जो नॉर्मल जो पब्लिक होती है, बाकी जो लोग होते हैं जैसे स्टूडेंट हुए या हाउसवाइफ हुई और या जो नॉर्मल जो फार्मर्स हुए, इनका होता है सेविंग अकाउंट। ये क्या करते हैं, कभी कभी जाते हैं बैंक में और इनके पास जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो उसको डिपॉजिट करा देते हैं।
तो देखो बैंक बेसिकली आपका दो इंपॉर्टेंट काम करेगी। पहले तो एक तो क्या करती है, जो आप पैसे जमा कराते हो ना उसको सेफ रखती है, सिक्योर रखती है। एंड सेकंड, जो आपने पैसे जमा कराए हैं अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। तो देखो बैंक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके पैसे भी रख रही है, वो सेफ भी है और आपको ऊपर से इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा फायदा हुआ। अब आते हैं इसमें सेकंड पार्ट, ये पैसे कौन जमा कराते हैं। देखो पैसे वो लोग जमा कराते हैं जिनका, जैसे मान लो कोई सैलरी आई आपकी, है ना, इस महीने की सैलरी आई, तो आपको जो पैसा चाहिए, जो खर्चा करना है एक महीने में, वो तो आप रख लोगे और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आप बैंक में जमा करा दोगे। तो जिनके पास सरप्लस मनी होता है, इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, सरप्लस मनी, जो एक्स्ट्रा मनी जो आपके पास होता है, आप उसको बैंक में डिपॉजिट करा दोगे और अकाउंट आपने खुलवा लिया तो आप डिपॉजिटर हो, तो आपने पैसे जमा करा लिए। तो आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप हो, आपके पड़ोसी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग हैं, विलेज में, पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, वो अपने खातों में जमा करा देते हैं। तो इस तरीके से बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं। लगभग आप सोच सकते हो 10, 20, 50 लाख तो कस्टमर आराम से बैंक के पास होंगे और उनका पैसा जो है सबका सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता है और बैंक इस पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। तो जनरली जो बैंक होता है सेविंग अकाउंट पे 3 से 4% के बीच में आपको इंटरेस्ट जो है देता है वो साल भर का। तो एक साल में आपका जो पैसा है वो 4% से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए जो पैसे जमा कराते हैं। अब बात करते हैं जो ये पैसा बैंक के पास आया है, इसका बैंक क्या करेगी। यही तो है बैंक का बिजनेस। अब देखो, अब 4% वो आपको देगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। अब बैंक के पास ऐसे लोग आते हैं जिनको पैसा चाहिए, अब उनको बैंक लोन प्रोवाइड कराती है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ लोन कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे लोन है। पढ़ाई के लिए चाहिए तो एजुकेशन लोन, उसके बाद घर बनाना है तो होम लोन, उसके बाद कार खरीदनी है तो व्हीकल लोन, शादी वगैरह करनी है तो मैट्रिमोनियल लोन, इसके अलावा कुछ और काम के लिए चाहिए तो पर्सनल लोन। तो बहुत सारे लोन आप बैंक से ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, बस बैंक का यही बिजनेस है मेन, कि जनरली आपको तो उसने कितना परसेंट दिया, 4%। ठीक है, अब बैंक क्या करेगी, 4%। और फिर बैंक जो अपने खर्चे होते हैं, अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैंक के खर्चे कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो लिख देना बैंक के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। उसमें फर्स्ट, जहाँ पे बैंक की ब्रांच है उसका रेंट कितना है। सेकंड, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है। थर्ड, जो पेपर का खर्चा होता है। इसके अलावा जो बैंक में एटीएम वगैरह की फैसिलिटी देती है आपको, उसमें उसका बैंक का खर्चा जाता है। बहुत सारे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी है, उनका खर्चा होता है। इसके बाद उनको प्रमोशन देना होता है और इसके बाद सबसे जो प्रॉफिट है उनका, वो सब ऐड करके फिर बैंक क्या करती है, एक इंटरेस्ट रेट फाइनल करती है और उस रेट पे फिर पब्लिक को लोन देती है। तो आपको 4% देने हैं, प्लस बैंक के खर्चे, प्लस बैंक का प्रॉफिट, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद बैंक एक अमाउंट निकालती है और वो जो होता है इंटरेस्ट रेट, उस इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक को लोन देती है। अब वो इंटरेस्ट रेट चालू करती है 9% से, 9, 10, 11, 12। जो पब्लिक को जो लोन दिया है इंटरेस्ट रेट पे, उसमें से अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देगी और जो 4% उनको, उन लोगों को पैसा देना है जिनसे उसने लिए, और इसके बाद जो बचता है ना, वो उसका बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसके अलावा क्या करती है बैंक प्रॉफिट, देखो जो पैसा पब्लिक का आया है बहुत सारा, उस पैसे को बैंक इन्वेस्ट भी करती है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक ने जो पैसा दिया है वो तो छोटा छोटा दिया है, लेकिन बैंक के पास तो बहुत ज्यादा पैसा हो गया, ये अमाउंट ना करोड़ों में पहुंच जाता है। फिर बैंक इसको इन्वेस्ट करती है, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट मार्केट में, है ना, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो जगह जगह इन्वेस्ट कर देती है और वहां से भी बैंक क्या करती है, पैसे अर्न करती है। तो इस तरह से ना बैंक अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। देखो आज हम बात करेंगे 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं बैंक में। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है सीबीएसई। बात करेंगे हम डिपॉजिट्स के बारे में। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। तो डिपॉजिट्स 2 टाइप के होते हैं। जब आप पैसे जमा कराने जाते हो ना बैंक में, तो आपको 2 ऑप्शन देते हैं कि भैया पैसे कहाँ जमा करें आपके। तो एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और एक होता है आपके सेविंग अकाउंट में, जो हमने डिस्कस किया। तो आप भी सोचोगे यार पैसा कहाँ जमा कराऊं। अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया तो फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि ये फिक्स्ड हो गया है, तो कम से कम आपको 6 महीने के लिए तो जमा करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड डिपॉजिट 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए ऐसे जमा कराते हो। वो पैसा आपका फिक्स्ड हो गया है, तो उसको आप तभी निकलवा सकते हो जब वो आपका मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाए। एक होता है आपने सिर्फ नॉर्मल जमा करा दिया, वो आपका जाएगा सेविंग अकाउंट में। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर क्वेश्चन आ गया तो ये ध्यान रखना, सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, वो कम मिलेगा, तो आपको 3 या 4% मिलेगा। और अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा जमा कराते हो तो वो आपको ज्यादा मिलेगा। अब मैं आज की बात करूं ना मैं, जैसे एचडीएफसी बैंक में जो एफडी का जो रेट है वो 7.1% पहुंच गया है। तो 7% आपको मिल रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट पे और सेविंग में आपको कितना मिलेगा, 4%। तो आपका तो लॉस है, तो आप कहां जमा कराओगे,
एफडी में। लेकिन एफडी में क्या होता है, वो एफडी में बैंक आपको इसलिए ज्यादा देती है कि अगर आपने एफडी में जमा करा दिया ना तो आप बीच में उसको निकलवा नहीं सकते, तो बैंक उसको ना अच्छे से इन्वेस्ट कर सकती है फिर 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। और सेविंग में अगर आपने जमा कराया तो वो आप कभी भी निकलवा सकते हो। जैसे ही आपको कोई काम आया कि बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है या कार लेनी है, तो आप अपना वो पैसे निकलवा लोगे, कि आपको डिमांड है पैसे की तो आप निकलवा लोगे। इसीलिए ही सेविंग अकाउंट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट वाले को नहीं बोलेंगे। सेविंग जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ऐसा पैसा जो हम अपनी डिमांड पे कभी भी हमारे डिपॉजिट को निकाल सके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो सेविंग अकाउंट जो है वो किसका एग्जांपल लिख के आओगे आप, डिमांड डिपॉजिट का, तो वो आप उसमें लिख सकते हो।